ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बातें करेंगे ज्योग्राफी के लिए लेसन 7 का। ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडस्ट्रीज़ मतलब कारखाने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रॉ मटेरियल के तहत मिलती हैं। उस रॉ मटेरियल जो हमारा फर्स्ट जो इंडस्ट्री कहलाता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे अंडरलाइन मैंने किया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर सेकेंडरी एंड एक्टिविटीज़। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या हुआ? हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे किसान करते हैं। ठीक है, वो किसान जो खेत में काम करते हैं और वो पैदावार जिसकी करते हैं वही हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल तो वो हम सस्ते में जो कंपनीज़ होती है उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद लिया करती है। जैसे कॉटन की खेती कोई कर रहा है तो कॉटन ले लिया, फिर उसको स्पिनिंग किया। ठीक है, उसको ऐसी जगह बेच दिया जहाँ से ये कॉटन के सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील की जाती है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल इज़ चीपर एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, तो सभी लोग एक ही पे डिपेंडर हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग खेती करने ही चले जाएँ। खेती से ही भी क्या होता है, वो ज़्यादातर उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो जो रॉ मटेरियल होता है वो शिफ्ट होकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट में आ जाता है, और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का करने का काम ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, अब जैसे यही कपड़े, ये जो कॉटन है, फिर अगला पिक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये देखो यहाँ पे मशीनों के अंदर चले गए। ठीक है, उस कॉटन से उन्होंने यान क्रिएट किया, यान से फिर धागे से फिर वो एक एक की मशीनों द्वारा बुनाई कर दिए। ठीक है, कपड़े के रूप में। और ये कपड़े ये जो टेलर मेड है तो वो रेडीमेड हो गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही होता है कि वो रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इससे गरीबी दूर होती है। फोर्थ पॉइंट है कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड नहीं रह सकते। राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल के तहत हम क्या बता सकते हैं? एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड में क्या होता है, मिनरल बेस्ड में कौन सी कंपनीज होती है। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़। ठीक है, इंडस्ट्री की साइज़ क्या होनी चाहिए, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। और थर्ड जो कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जॉइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। ठीक है, इसका डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, और इसका तो इम्पोर्टेंस का अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, अब हम उस जगह से हम उसको निर्यात करते हैं, बने हुए सामान है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। ठीक है, हमारे राष्ट्र के डेवलपमेंट का। इससे इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो सुधरती है और ज़्यादा डेवलप करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जैसे कि मैंने बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्रो बेस्ड पे जो होता है, इसमें एग्रो बेस्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड में हम जो चीज़ प्राप्त करते हैं रॉ मटेरियल, वो हमारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड कहलाती है। ये ज़्यादातर कृषि से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसमें हमारा कॉटन टेक्सटाइल होती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, ये गलत लिखा हुआ, इसको डेयरी कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें मतलब कि गाय भैंस पाल करके, और अनदर थिंग, ऐसे प्रोडक्ट हम पैदावार करते हैं जिससे हम वेजिटेबल ऑयल प्राप्त कर सकें। जूट के लिए, जूट का आपको पता ही है। ठीक है, जिससे रस्सियाँ और जूट के बोरे बनते हैं। वुलन इंडस्ट्री से हमारा क्या बनता है, ऊन के कपड़े। ठीक है, ऊनी कोई पैदावार की जाती है और उसके बाद फिर हमारे वुलन क्लॉथ्स बनते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या फिर कॉपर इंडस्ट्री हमारी मिनरल बेस्ड होती है। ठीक है, इससे हमारा स्टील की पैदावार की जाती है, लोहे की पैदावार की जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, कार बनती है, गाड़ियाँ बनती है, स्कूटर और दोस्तिंग जो भी होते हैं, बाइक्स, ये सारा सब कुछ इसी बेस पर है। नेक्स्ट है मरीन बेस्ड। मरीन बेस्ड का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उससे हम फिनिश प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, जैसे फिश ऑयल और इसी भी तरह से रिलेटेड जो भी फिश के अंदर जो चीज़ होती है, चाहे दवा हो, चाहे मरीन प्रोडक्ट हो। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको पता ही है कि फॉरेस्ट में मिलने वाली जो भी लकड़ियाँ होती है वो कहीं ना कहीं यूज की जाती है, चाहे पेपर के रूप में, चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे मैंने स्मॉल स्केल होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारा जो लघु उद्योग कहलाता है, छोटा उद्योग, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल, जिससे मतलब कि हाथ से बास्केट बनाना, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना, ये सारी चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल दे रखे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ये बास्केट बन रही है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर ये हमारी बिग फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब कि बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किए जाते हैं। और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बातें करते हैं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहलाती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहलाती है। बेस्ड ऑन ऑनरशिप बेस्ड भी होता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, जैसे टाटा और बिरला हुए। ठीक है, इनके जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इनकी ऑनरशिप उनके खुद किसी इंडिविजुअल पर्सन्स के हाथों में होती है। ठीक है, चाहे राउरकेला का स्टील प्लांट उद्योग हो, चाहे उड़ीसा का हो, इसके अलावा इंडियन ऑयल जो है IOL, और मारुति उद्योग हो। ठीक है, IOC इंडियन ऑयल कंपनी, और ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हो गई। मतलब इसकी जो ऑनरशिप होती है किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो सप्लायर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, इसमें वर्कर भी होते हैं। ठीक है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें शुगर इंडस्ट्री है या फिर मिल्क इंडस्ट्री है। अमूल का जो प्रोडक्ट है, जो और भी ढेर सारे अमूल के अलावा और भी जो ब्रांडेड है, पराग वराग हुआ, मिल्क इंडस्ट्री हो गई, वो सारे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्रीज भी आती है। अब हमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फैक्ट्रीज लगाने के दौरान, ये इन बातों से हम समझ सकते हैं, जहाँ पे ये 2 ग्राफ बने हुए हैं। फिजिकल फैक्टर में हमें जो अफेक्ट करता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए हमें आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाने चाहिए। ठीक है, पावर का मतलब हमें बिजली का सोर्स मिलना चाहिए जिससे हमारी मशीनें चल सकें। ठीक है, पानी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के काम चल ही नहीं सकता। और और लैंड होनी चाहिए, हमारे पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें हम अपनी ये इंडस्ट्री को खड़ा कर सकें। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, ह्यूमन फैक्टर में ज़रूरत होती है कैपिटल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मनी, पैसा इतना होना चाहिए कि ताकि हम किसी फैक्ट्री को खड़ा कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ऐसी यूज होनी चाहिए जो हम इसकी फैक्ट्री को डेवलप करने में मजबूती दे। लेबर आसानी से मिल लेनी चाहिए, चीप लेबर होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए, जहाँ जहाँ पे ये फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री से उस जगह पे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है मार्केट में, जहाँ से आसानी से बिक सके। कम्युनिकेशन आसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से रॉ मटेरियल मिल सके, जहाँ हमारा फिनिश प्रोडक्ट पहुँच सके, कम्युनिकेशन। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंतर्गत ये इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं, इसमें से कोई भी कम नीचे होने पे हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है वो रन नहीं करती स्मूथली। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रीजन हमारे जो इंडिया के अंतर्गत आते हैं वो हमारे हैं लाइक मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली। ठीक है, आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट और बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ सभी किस पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फॉर द टूल्स एंड मशीन, जो भी हमारे औजार बनते हैं, जो मशीन बनती है, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे जो भी औजार और मशीन बनते हैं वो कोई ना कोई लोहे की बनी होती है। ठीक है, यहाँ तक कि कबाड़ी भी जो होता है, आपके घर से जो लोहा लेके जाता है, वो लास्ट में ये सारी जो लोहे के जो सामान होते हैं वो एट लास्ट कहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करती है। वो उसको फिर से गला करके दोबारा से नई कारें बना देते हैं, नई बाइक बना देते हैं। ठीक है, नया शेप दे देते हैं। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज द हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट भी बनता है वो भी हैवी होता है, क्योंकि आयरन वैसे भी हैवी होता है। तो आजकल की जो नई चीज़ें बन रही है वो मतलब कि उतनी हैवी नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत टिकाऊ है, ड्यूरेबल है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे बातें करते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, अभी इंडिया की बातें हो गई। अब वर्ल्ड में जो जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया, ये सब फेमस है आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया का नंबर 1 आता है। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सिलिकॉन वैली है। ठीक है, जो कि फेमस है सेंट्रल कैलिफोर्निया में, और इंडिया में बेंगलुरु।
आई बात समझिए। सिलिकॉन वैली मतलब कैलिफोर्निया में भी है और सिलिकॉन वैली हमारे बेंगलुरु में भी है, जिसको मैं तो बेंगलुरु के एक सेक्शन को सिलिकॉन वैली बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जहाँ पे हमारे मोबाइल्स, लैपटॉप, इन सब के जो चिप होते हैं जिसे पेंटियम नाम देते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप की जाती हैं। ठीक है। और आयरन स्टील प्लांट्स इन इंडिया जो फेमस है वो भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर और जमशेदपुर, ठीक है, राउरकेला, बोकारो, ये सारी चीज़ें फेमस जगह पे हैं जहाँ पे आयरन स्टील का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एक कंपनी का नाम है टिस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, जो जमशेदपुर में है। आगे हम बात करेंगे पिट्सबर्ग में, ये स्टील और आयरन के लिए फेमस है, यूएसए में। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी सबसे पुरानी इंडस्ट्री कहलाती है टेक्सटाइल, जिसमें से कॉटन सबसे पुराना ही है। इसके बाद जो नंबर आता है वूल, सिल्क, इन सब चीज़ें जो जिससे हम कपड़े का तैयार करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था इंग्लैंड के अंतर्गत, आज भी जानते होंगे इंग्लैंड कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। तो जहाँ पे कोरोना बहुत फैल गया है ना, तो वो फैलते फैलते देखो कहाँ तक ले जाएगा। इस बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कोरोना। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ जो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो हुआ था। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब समझते हो ना, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति तभी आई थी जिस टाइम पे मतलब कि ढेर सारे टूल्स और औजार, हथियार जो बनने लगे थे लोहे के। ठीक है। तो पहला जो था इंडस्ट्री वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था, कॉटन का था। कपड़े बनाने में काफ़ी लोग मतलब कि काफ़ी इंडस्ट्री लग गई थी। तो ये चाइना, जापान, यूएसए के लिए काफ़ी फेमस थे। इन जगहों पे मतलब कि ये कॉटन बनते थे और रॉ मटेरियल जो था वो मतलब कि कहीं और से आया करता था। तो हमारा जो बनता था स्पेशल जो कपड़े थे कॉटन के, एक तो मसलिन था ढाका का, और मछलीपट्टनम का चिंज कहलाता था। इसी तरह से कैलिकट का कैलिकोस। ठीक है। जो रॉट कॉटन, आप बुरहानपुर, सूरत, ये सब सारे फेमस थे और उनको क्वालिटी और डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट बनाते थे। नेक्स्ट हम गुजरात की बातें करेंगे। गुजरात एंड महाराष्ट्र में कॉटन सेंटर क्या थे। तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई 1854 में। ठीक है। इसी तरह से इंडस्ट्री डेवलप हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात में भी। मुंबई वॉज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सिटी आफ्टर द अहमदाबाद। ठीक है। अहमदाबाद का नंबर 1 आता है पोजीशन, मुंबई का मतलब इसकी सेकंड पोजीशन है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया था। ठीक है। इसलिए अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखो कॉटन की खेती हो रही है और कॉटन के फिर मिल में कताई बुनाई जो होती है वो सारी चीज़ें फिर कपड़े के रूप में आ जाती है लास्ट में। डेट इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम बातें करेंगे अब ओसाका, जो कि कहाँ पर है, जापान में। तो जैसे इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, इसी तरह से जापान का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ओसाका है, जहाँ पे हमारे अच्छे मतलब कि सेम चीज़ का प्रोडक्शन होता है, कॉटन बनते हैं। रॉ मटेरियल के तहत ये भी डिपेंड रहते हैं किसी और कंट्री से। ठीक है। क्योंकि रॉ मटेरियल इनके पास नहीं होता है, लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट ये बनाता है, इसलिए मैनचेस्टर ऑफ जापान कहलाता है। वहाँ का जो क्लाइमेट के बारे में, ह्यूमिड क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, और जो वाटर उनको मिल जाता है वो रिवर योडो से मिल जाता है। ठीक है। लेबर भी उनको मिल जाते हैं आसानी से, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, नेटवर्क अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, इसलिए। लेकिन जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट आता है वो इजिप्ट से आता है। ठीक है। जापान के लिए इंडिया से आता है, चाइना से आता है, यूएसए से जाता है। यहाँ पे ये ओसाका सिटी है, 2 हिस्सा बता के रखा है। तो देखो सिर्फ कपड़े ही बनाकर ये सारी कितनी अच्छी बिल्डिंगें बना ली है उन्होंने। अगला देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी कुछ साल पहले काफ़ी बूम किया था, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज भी बूम है। आज भी लोग डेटा के लिए ख़रीदते हैं, है ना। हमारे जैसे रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल भी कंपलसरी है। तो मोबाइल के अंदर अगर उसके अंदर इंटरनेट या डाटा ना हो तो सिंपली एक डब्बा कहलाता है, राइट। तो ये आईटी इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है जो ग्लोबल वर्ल्ड को एक मतलब कि मुट्ठी में ला दिया, है ना। हमारे पास जो मोबाइल है, हम जो देख रहे होते हैं वो मतलब कि किसी भी चीज़ की, कोई भी इन्फॉर्मेशन के पहुंच के अंदर है। वर्ल्ड का कोई भी कोना या हिस्सा हो जिसके बारे में हमें न्यूज़ लेनी हो, अगर वो डाउनलोडेड है, अपलोड है सर्वर पे, तो हमें एक्सेस हो जाएगा।
ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया जो है आपकी मुट्ठी में, अभी आप जो देख रहे हो तो मतलब कि पूरी दुनिया का सारा डाटा इसी के अंदर लिए बैठे हो। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पैसे खर्च करके डाटा पे आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो मेन सेंटर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री वाज नोन एज सिलिकॉन वैली, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कैलिफोर्निया में है। और सेकेंड नंबर अगर इंडिया में बात करें तो बेंगलुरु का आता है। ठीक है, तो ये रही आपके इंपॉर्टेंट सिटीज़। और जैसे कि फेमस सिटी इन्फोसिस है, नाम सुना ही होगा, तो इन्फोसिस हेडक्वार्टर्स एट द बेंगलुरु। तो हमने जो पढ़ाई की वो ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। ये आपका अब आपका यूटी का एक लेसन बच जाएगा। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीक आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ अच्छा नहीं होता है और सारे क्लासेस ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आपका भी फिनिश हो जाना चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन आपको जल्दी से करा सकूँ। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ है जो मैंने आपको स्नैप्स में भेज रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।